नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आईएएस आरएएस विद आरजे में आपका स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम आपके सामने लेकर आ चुके हैं 12 अप्रैल 2023 का राजस्थान राज्य विशेष का करंट अफेयर। तो दोस्तों, आपको नेशनल और इंटरनेशनल वाले की जो पीडीएफ और वीडियो है वो मॉर्निंग में मिल गए होंगे 6:30 बजे तक, और अभी हम जो आफ्टरनून होगा आपका 12 से 1 बजे के बीच में, तब लेकर आएंगे आपके राजस्थान का करंट अफेयर। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो वही पुरानी बात फिर से कि आप पीडीएफ ले लीजिए जाकर। पीडीएफ आप कहाँ से लेंगे? तो पीडीएफ लेंगे आप टेलीग्राम चैनल से। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है दोस्तों आईएएस आरएएस विद आरजे। ये आपके टेलीग्राम चैनल का नाम है, आप जाके इसको सर्च कीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, यहाँ आपको एकदम ब्रांड न्यू हैंड रिटन पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। ठीक है भाइयों बहनों, तो दोस्तों यदि आपको लेक्चर पसंद आए तो आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, बेल आइकन को दबाएंगे तो आपको तुरंत जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो आपका समय खराब किए बिना, इधर उधर की बातें किए बिना हम आते हैं सीधा आज के न्यूज़ आर्टिकल के डिस्कशन पे। तो दोस्तों, पहला हमारा जो न्यूज़ आर्टिकल है वो है सीएम, मतलब हमारे जो गहलोत जी हैं वो। ठीक है, इसका मतलब सीएम मतलब मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक भाषा दक्षता एवं संप्रेषण कौशल विकास योजना। तो मैंने जैसा आपसे कहा था कि यदि आप कोई भी नाम देखते हैं तो सबसे पहले नाम के टुकड़े करो, नाम का पोस्टमार्टम करो, वो खुद ब खुद बता देगा कि भैया जी अंदर हम हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसके नाम का पोस्टमार्टम करते हैं सबसे पहले। तो पहला है आपका सीएम, मतलब राज्य सरकार की योजना है, प्रदेश सरकार की योजना है, राजस्थान सरकार की योजना है। ठीक है, अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक का मतलब जो उनकी संख्या कम है, अल्प है। एक मोटा मोटी अंदाज़ा लगाएं तो हमारे हिंदुस्तान के अंदर अल्पसंख्यक बोलते ही जिस कम्युनिटी का दिमाग में पिक्चर बनती है वो है आपकी मुस्लिम कम्युनिटी। ठीक है, भाषा दक्षता एवं संप्रेषण कौशल मतलब भाषा। ठीक है, भाषा के ऊपर क्या दक्षता, भाषा दक्षता एवं संप्रेषण कौशल, भाषा के ऊपर बहुत बेहतरीन पकड़ और उसको बोलचाल में भी इस्तेमाल कर सकें, इस तरह का कौशल। ठीक है, उसके विकास की क्या है ये योजना है। अब आपकी समझ में आ गई। अल्पसंख्यक समुदाय के लिए भाषाओं की दक्षता और उनका आम बोलचाल की भाषा है उसमें हम सहजता से यूज कर सकें, उस तरह के कौशल का विकास करना है। ठीक है, क्यों करना है? कि भैया आपने देखा होगा जो अल्पसंख्यक समुदाय हमारा बहुत सारा मिडिल ईस्ट के अंदर रहता है, जो अरब कंट्रीज में वहाँ बहुत सारा रहता है, तो उनको क्या है अलग अलग तरह की भाषाएं, अलग अलग तरह की बोलियाँ आने की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए उनके भाषा विकास के लिए क्या किया है, ये एक कार्यक्रम है, एक योजना है। ठीक है, अब विभाग कौन सा है? तो भाई अल्पसंख्यक मामलों से संबंधित है, तो अल्पसंख्यक मामलों का विभाग होगा राजस्थान सरकार का। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, इसके उद्देश्य क्या है? इसके उद्देश्य हैं अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं को इंग्लिश मतलब अंग्रेजी, अंग्रेजी मतलब इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, अरबी। आप बोलोगे सर इंग्लिश आ गई तो फिर और भाषाओं की क्या ज़रूरत है? नहीं भैया, इंग्लिश सिर्फ हम ही घिसते हैं ज़्यादा, सबसे ज़्यादा। फ्रेंच, फ्रांसीसी फ्रेंच की भाषा इस्तेमाल करते हैं, जर्मन है वो जर्मन बोलते हैं, और जो इटालियन है उन्होंने अभी अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि अंग्रेजी भाषा के विरुद्ध वो क्या लेके आ चुके हैं, ऑर्डिनेंस लेकर आ चुके हैं भैया, अध्यादेश जारी किया है वहाँ पर। अब क्या होगा? अब ऐसी उम्मीद है कि वहाँ पर इस चीज़ का बिल भी लेकर आया जाएगा और एक्ट भी बनाया जाएगा उसको, किसको? अंग्रेजी भाषा पर प्रतिबंध, क्योंकि वो इटली की भाषा के साथ साथ वहाँ की संस्कृति को भी खा रही है। ठीक है, स्पेनिश भाषा आनी चाहिए, फारसी आनी चाहिए, इत्यादि जो भाषाएं हैं इन अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं का बोलना और संप्रेषण मतलब लिखना, दोनों ही चीज़ आप उसमें लिखने करने और इस तरह के हिसाब किताब करने में भी माहिर हो, उसको बोलने में भी माहिर हो। ठीक है, इस तरह का कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। ओके, क्यों दिया जाएगा भैया? रोजगार के अवसर पैदा होंगे। एक व्यक्ति जो अनपढ़ है वो दुबई गया, उसको भाषा पता नहीं लग रही, फ्रांस गया, भाषा पता नहीं लग रही, ना बोल पा रहा, ना कह पा रहा, ना सुन पा रहा, तो उसका तो गूंगा होना और बिना गूंगा होना दोनों ही बराबर हैं। ठीक है, तो इसकी जो प्रशिक्षण की जो कक्षाएं हैं वो 16 मई 2023 से शुरू होंगी। दोस्तों जिसको भी प्रशिक्षण लेना है चले जा, फॉर्म भरो, रजिस्ट्रेशन करवा और प्रशिक्षण प्राप्त करो। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अब अपन चलते हैं थोड़ा सा और आगे। तो हमारा जो दूसरा जो आर्टिकल है, न्यूज आर्टिकल, वो है व्हाट्सएप चैटबॉट हेल्पलाइन को लेकर। मतलब व्हाट्सएप पे आप चैट करोगे, उसके माध्यम से एक हेल्पलाइन का नंबर होगा, व्हाट्सएप चैट के माध्यम से ही आपको हेल्प दे दी जाएगी। ठीक है,
ये कौन से विभाग के अंतर्गत आ रही है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। कौन सा? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। मतलब इस चैटबोट के माध्यम से कल्याणकारी योजनाओं की, कल्याणकारी अभियानों की, कल्याणकारी प्रोजेक्ट के बारे में क्या की जाएगी? आपको हेल्प की जाएगी। किस तरह की हेल्प की जाएगी? आपके आवेदन करने में हेल्प की जाएगी, उन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में मदद की जाएगी। कई बार क्या है, कई लोग हैं अनपढ़ हैं बहुत, कोई सहारा है नहीं, बेसहारा हैं, और उन लोगों के लिए ही योजना आई और वही लाभ नहीं प्राप्त कर पाए, और जो बड़े बड़े सेठ थे गांव के वो योजना का लाभ का आनंद ले रहे हैं। ठीक है, तो उनकी क्या करना है? मदद करना है। मतलब एक व्हाट्सएप चैट के माध्यम से उनकी पूरी की पूरी मदद कर दी जाएगी। ठीक है, अब ये तो हो गया इसके नाम का पोस्टमार्टम। अब अपन चलते हैं थोड़ा और आगे। इसके उद्देश्य क्या है? तो इसके माध्यम से लाभार्थी को कहीं भी, कभी भी की तर्ज पर, मतलब ऑलवेज एवर, विद यू फॉर यू ऑलवेज, दिल्ली पुलिस का जो ध्येय वाक्य है ना, विद यू फॉर यू ऑलवेज, वही बस कहीं पर भी कहीं भी हो आपके पास मदद पहुंचेगी, आपके साथ हमेशा है। ठीक है, योजनाओं से संबंधित सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध होंगी। कब होंगी? योजनाओं से संबंधित सेवाएं जो होंगी वो ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएंगी आपको। ठीक है, एम गवर्नेंस के क्षेत्र में, मतलब एम गवर्नेंस का मतलब होता है मैक्सिमम गवर्नेंस, और मिनिमम गवर्नमेंट मतलब प्रशासन कम और शासन ज़्यादा। ठीक है, एम गवर्नेंस का मतलब होता है मैक्सिमम गवर्नेंस। ये भारत सरकार का या फिर किसी भी, हम संविधान जो पढ़ते हैं उसका भी मतलब बस यही है कि मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, मतलब सरकारी हस्तक्षेप कम से कम और शासन प्रशासन सुविधाएं मैक्सिमम सबसे ज़्यादा। तो एम गवर्नेंस का मतलब होता है मैक्सिमम गवर्नेंस, मैक्सिमम शासन प्रशासन या मैक्सिमम सुविधाएं। ठीक है, इसके क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करके विभागीय योजनाओं से संबंधित लाभार्थियों को व्हाट्सएप के माध्यम से, मैंने आपसे कहा है कि व्हाट्सएप चैट एक नंबर है, आप उसको कहीं भी कभी भी व्हाट्सएप पे अपने पे चैटिंग करेंगे तो आपके पास तुरंत से क्या हो जाएगा? आपके पास तुरंत से सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी। ठीक है भाइयों बहनों, यह हिंदी अंग्रेजी भाषा में सरकारी जानकारी को हासिल कर सकता है। दोनों भाषाओं में है ये, हिंदी में भी है इंग्लिश में भी। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सर किस तरह से होगी चैटिंग। और मेरे भाइयों बहनों, किसी पे खाना खाना आए या ना आए, किसी पे पढ़ना लिखना आए ना आए, चैटिंग सब पे आती है, सब उससे आ रहा है। ठीक है, हम चलते हैं थोड़ा और आगे। तो आगे जो है हमारा अगला न्यूज आर्टिकल वो है आपका राष्ट्रीय धातु मूर्तिकला सिंपोजियम के बारे में। ठीक है, अब फिर से क्या करते हैं, इसके नाम का पोस्टमार्टम। राष्ट्रीय मतलब राष्ट्रीय स्तर का है, धातु मूर्तिकला मतलब धातुओं की अलग अलग तरह की कलाकृतियों के लिए है। संपोजियम का मतलब होता है आपका, एक तरह से बोले तो संपोजियम बोलते हैं जो कला से संबंधित एक समारोह, संगोष्ठी, जो कला से संबंधित जो संगोष्ठी होती है उसको क्या बोलते हैं? अपन सिंपोजियम बोलते हैं। ठीक है, इसका आयोजन अब कौन करा रहा है? तो आयोजन कर रहा है आपका वर्क्स फॉर आर्टिस्ट फाउंड्री जयपुर। ठीक है, कहाँ पर आयोजन किया जा रहा है इसका? वर्क्स फॉर आर्टिस्ट फाउंड्री जयपुर के अंदर। भैया कलाकृति से संबंधित है, तो कलाकृति की जो संस्थाएं हैं वही भाग लेंगी, वही करवा पाएंगी। कला के बारे में किसी को क्या पता? कला के बारे में तो वही जानेगा जो कलाकार होगा। ठीक है, यह 7 दिवसीय है दोस्तों, 7 दिन का है, 7 दिन तक लगातार चलेगा। ठीक है, यहाँ क्या धातुओं की मूर्ति पर आयोजित नेशनल सिंपोजियम है, ये राष्ट्रीय धातु की मूर्तियों पर आधारित। किस तरह की मूर्तियाँ होंगी इसमें? इसके अंदर क्या है, 7 दिन तक क्या होगा, चलेगा, धातुओं की मूर्तियों का प्रदर्शनी चलेगी और उन पर क्या चलेगा, एक संगोष्ठी चलेगी कि भाई उसके बारे में किस संपूर्ण जानकारी कि इसका निर्माण कैसे हुआ, किस चीज़ को ध्यान में रख के इस चीज़ का निर्माण किया गया। मतलब तो इसका उद्देश्य क्या हो सकता है दोस्तों? जब कलाओं के बारे में इतना डिस्कशन हो रहा है तो कलाओं का प्रचार प्रसार, सीधी सीधी बात है। जब कलाओं के बारे में इतना डिस्कशन हो रहा है तो क्या उद्देश्य हो सकता है? कलाओं का प्रचार प्रसार। ठीक है, तो क्या होगा देखो उद्देश्य, देश विदेश में आर्ट एंड कल्चर से जुड़े हुए स्टूडेंट को क्या करना है? मोटिवेट करना है। ये लोग मोटिवेट करेंगे कि आप लोग और भी ज़्यादा संख्या में कला से आप जुड़िए, आर्ट से आप जुड़िए। दोस्तों मैंने देखा है अभी के वर्तमान क्षेत्र में लोगों का रुझान, जो मेरे आसपास ज़्यादातर लोग हैं, मैं उसी को आसपास आपके बता सकता हूँ। विज्ञान में और कला और संस्कृति के क्षेत्र में युवाओं का रुझान बहुत कम हुआ है, बहुत कम। कहीं बढ़ा है अगर युवाओं का रुझान तो वो बढ़ा है आपका बॉलीवुड, नाचना गाना और इस तरह की विधाओं में बढ़ा है। खेल के प्रति बढ़ा है, कोई शॉर्टेस्ट फॉर्म मिल जाए, शॉर्टेस्ट फॉर्म का मतलब एक शॉर्टकट रास्ता मिल जाए, रातों रात करोड़पति हो जाए, कुछ करना नहीं पड़े। जो हमारी कर्म भूमि थी ना, भारत भूमि, जो उसको कर्म प्रधान बोला जाता था, उस भारत भूमि को आलस प्रधान बना के रख दिया है युवाओं ने।
पहले हमारी संस्कृति का ध्येय वाक्य होता था कर्म करो फल की इच्छा ना करो। आजकल तो भैया फल की इच्छा पहले करते हैं और फिर कर्म करने का नंबर लगाते हैं, और लगाते लगाते नहीं है, सोचते हैं इसके लिए कोई शॉर्टकट मिल जाए, कर्म तो करना ही ना पड़े, फल ही फल उठाते हैं। तो दोस्तों ठीक है, जैसा भी है समय है। तो अपन आगे चलते हैं कि स्टूडेंट को निःशुल्क प्रशिक्षित किया जाएगा और उन्हें इस कला से पारंगत किया जाएगा। भैया निःशुल्क प्रशिक्षित किया जाएगा, फिर भी मैं लिख के दे रहा हूँ 2-4 लोगों से ज़्यादा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराने नहीं पहुँचेंगे। और हनी सिंह का कॉन्सर्ट हो जाने दो, हजारों की भीड़ होगी, बैरिकेड तोड़ के ऐसा लगेगा जैसे हनी सिंह जाने कौन है। अब हनी सिंह का मेरे कहने का मतलब कोई भी कलाकार, ठीक है आप सबको सम्मान दो, लेकिन इस तरह भी मत दो कि वो अपनी औकात भूल के भगवान समझने लग जाए खुद को, जैसा अक्सर आजकल बॉलीवुड ये कर रहे हैं। ठीक है, अब अपन चलते हैं थोड़ा सा और आगे। तो अगला जो हमारा जो न्यूज़ आर्टिकल है वो है आपका हाइड्रोजेल के बारे में। अब आप बोलोगे अच्छा सर इसका नाम का पोस्टमार्टम अब हम करेंगे। हाइड्रो का मतलब होता है सर पानी, जेल का मतलब होता है जेल, मतलब पानी की जेल, पानी के बीचों बीच में जेल। तो दोस्तों ये वो वाला जेल नहीं है, ये है आपका एक तरह से, जैसे मैं आपको बताऊंगा, आप मेले वगैरह में गए होंगे, आप छोटी छोटी गोलियां लेके आते हो स्पंज टाइप की, उसको बोतल के अंदर घुसा देते हो, उसमें पानी डाल देते हो, वो फूल के एकदम मोटी 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 हो जाती हैं। वो एक तरह से क्या है, वो हाइड्रोजेल है। ठीक है, वो हाइड्रोजेल का ही एग्जाम्पल है। लेकिन ये जो हाइड्रोजेल होता है वो ऐसे ही होता है। और हम जो हाइड्रोजेल के बारे में पढ़ रहे हैं वो हाइड्रोजेल बार्क के द्वारा विकसित किया गया है। बार्क का मतलब भौंकना नहीं भैया, भाभा आणविक अनुसंधान संस्थान के द्वारा। ठीक है, लोगों का सपना होता है कि बार्क के अंदर एक बार जाके आए। ठीक है, तो इस किसके द्वारा विकसित किया गया है, ये बार्क के द्वारा, मतलब भाभा आणविक अनुसंधान संस्थान के द्वारा इसको विकसित किया गया है। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यह भूमि से पानी सोखता है। क्या करता है, ये भूमि से पानी सोखता है और पौधों को उपलब्ध करवाता है। जैसे इस जेल को हम पौधों के आसपास डाल देंगे या ज़मीन के अंदर थोड़ा थोड़ा खड्डा करके डाल देंगे, तो पौधे की जड़ें क्या है, प्रारंभ में पानी तक नहीं पहुंच पाती हैं, तो ये क्या करेगा, ज़मीन से पानी को सोख लेगा और पौधे की जड़ों तक पहुंचाएगा। ठीक है, एक तरह से मीडिएटर का काम हो गया। तो दोस्तों ये क्या कर सकता है, ये अपने वजन से 400 गुना तक पानी सोख सकता है। अब मतलब अगर ये 1 ग्राम का है तो 400 ग्राम पानी अपने अंदर होल्ड कर लेगा। अब आप देख लो, छोटा सा एक कितने काम का है, 400 ग्राम पानी का मतलब हो गया लगभग आधा लीटर पानी। आधा लीटर पानी 1 ग्राम का, यदि 1 ग्राम का भी है और 10 ग्राम का अगर हुआ तो देखो फिर से 400 गुना पानी, मतलब 4 लीटर पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, 10 ग्राम का हुआ तो। ठीक है मेरे प्यारे भाई बहनों, इसका प्रयोग कहाँ किया जाएगा, इसका प्रयोग करके जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय और बार्क जो है हमारा, वो पश्चिमी राजस्थान में क्या कर रहे हैं, खेती करने के प्रयास कर रहे हैं कि पश्चिमी राजस्थान के अंदर खेती की जाए। देखो दोस्तों, वो लोग विद्वान हैं, जो कर रहे हैं सोच समझ के ही कर रहे हैं। लेकिन मेरी एक और बात है कि जब जमीन में ही पानी नहीं होगा तो क्या सोखेंगे, ये कैसे होल्ड करेंगे 400 गुना। हम लोग क्या है, पानी का दोहन बहुत कर रहे हैं, ग्राउंड वाटर को लगभग हमने ख़त्म कर दिया है, बहुत नीचे पहुंचा दिया है, गली मोहल्ले सारे पक्के करके फेंक दिए हैं। भैया पानी की बूंद रिश्ती नहीं है ज़मीन के अंदर, वो पहुंच जाती सीधी नदी नालों में, समंदर में। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब पानी को और सोखने के लिए नए नए तरीके ईजाद कर रहे हैं। कोई ऐसा तरीका ईजाद नहीं कर रहे जिससे वाटर रिस्टोरेशन इतना बढ़ जाए ज़मीन के अंदर कि इस तरह की गोलियों की, जेल की ज़रूरत ही ना पड़े पौधों को, और पौधों की जरूरतों को पानी ऐसे ही मिल जाए। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो आपको जब भी अवसर मिले, जब आप अधिकारी बने, तो पर्यावरण के प्रति मेरे भाइयों बहनों बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रखना, क्योंकि पर्यावरण बचा के आप खुद को बचा रहे हो, अपनी अगली पीढ़ियों को बचा रहे हो। ठीक है, पर्यावरण तो जैसा का तैसा रहेगा, लेकिन 2-3 डिग्री एवरेज टेम्परेचर और बढ़ गया यहाँ तो मनुष्य नहीं रहेगा पृथ्वी के ऊपर। ठीक, अन्वेषण के चरण के अंतर्गत क्या किया गया था कि विश्वविद्यालय ने क्या किया, जो जोधपुर विश्वविद्यालय, उसने इसके गेहूं, जीरा, ईसबगोल, सरसों, टमाटर इत्यादि फसलों को उगाया गया था। ठीक है, इस सारी फसलों को क्या किया था, उगाया गया था। ठीक मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ठीक है, यदि यह प्रयोग सफल हुआ, जो हम प्रयोग करने वाले हैं पश्चिमी राजस्थान के अंदर, ये जो प्रयोग है वो सफल होता है, तो राजस्थान के कृषि क्षेत्र के अंदर क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। ऑब्वियसली होगा ही क्रांतिकारी कदम तो है ही, रेगिस्तान पूरा हरियाली से छा जाएगा, रेगिस्तान के अंदर खेतीबाड़ी की जाने लगेगी। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो अपन चलते हैं थोड़ा सा और आगे हम देखते हैं कि बार्क के साथ में एमओयू जो किया है, किसी भी तरह का एमओयू का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए बहुत सारे नियमों के ऊपर सिग्नेचर। ठीक है, तो प्रदेश की पहली यूनिवर्सिटी कौन सी है, जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है,
बार्क एवं जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय एक और प्रोजेक्ट मतलब रेडिएशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से गेहूं, सरसों, जीरा, इसबगोल इनकी नई किस्में विकसित करने की कोशिश कर रहा है। मतलब रेडिएशन के द्वारा जीनोम सीक्वेंसिंग को चेंज किया जाएगा कि बीजों की को या किसी तरह को, और उनको क्या किया जाएगा, उनको जो प्रतिकूल मौसम है उनके प्रति क्या किया जाएगा, रेजिस्टेंट किया जाएगा। इस तरह की गेहूं, सरसों, जीरा, इसबगोल की नई किस्में पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। तो दोस्तों अब चलते हैं अपन अपने अगले न्यूज आर्टिकल की तरफ। तो हमारा अगला न्यूज आर्टिकल है ओपन हाउस स्टेक होल्डर डायलॉग। ठीक है, ओपन हाउस स्टेक होल्डर डायलॉग। अब आप बोलोगे सर इसका पोस्टमार्टम करके बताओ, सबका पोस्टमार्टम करने लग रहे थे, अब आया ना अंग्रेजी में, अब कैसे करेगा, करके बता। तो दोस्तों ओपन हाउस का मतलब होता है ऐसे स्टेक होल्डर्स का मतलब होता है आपका प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, स्टेक होल्डर का मतलब क्या होता है, सीधा सीधा प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, आपकी समझ में क्या होता है स्टेक होल्डर्स का मतलब, सीधा सीधा प्राइवेट सेक्टर। ओपन हाउस स्टेक होल्डर का मतलब है ओपन हाउस है, खुला हुआ मैदान है, जो भी स्टेक होल्डर आए आ सकता है इस डायलॉग के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है, अब अपन जान लेते हैं इसका आयोजन कौन करवा रहा है। तो इसका आयोजन करवा रहा है राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी आरकेट। कहाँ पर स्थित है ये, जयपुर के अंदर। कौन सा है, आरकेट। ये आरकेट RRR कैट नहीं है, ये बिल्ली वाला कैट नहीं है, ये सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी वाला कैट है भैया। ठीक है, इसके उद्देश्य क्या है, किस चीज़ की, आरकेट के नहीं भैया, आरकेट के नहीं, ओपन हाउस स्टेक होल्डर डायलॉग जो हो रहा है उसके। अच्छा सर, उसके तो राज्य में प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें बदलाव के लिए सभी हितधारकों से इनपुट और सहयोग प्राप्त करना है। सभी हितधारकों से क्या करना है, इनपुट और सहयोग प्राप्त करना है भैया। जितने भी हमारे हितधारक समूह हैं सबसे क्या करना है भैया, सहयोग प्राप्त करना है। इसके माध्यम से राज्य सरकार और शैक्षणिक सहयोगी उद्योग के बीच में सक्रिय, अंतर्निर्भर और एकीकृत सहयोग को मजबूत करना है। मतलब अंत में एक ही चीज़ आ जाती है, सहयोग बढ़ाओ, इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ, जो तकनीकी शिक्षण, तकनीकी संस्थान है उनसे संबंध बढ़ाओ, और फिर क्या करो, आप रोजगार सृजन के लिए एक बेहतर विकल्प और युवाओं के लिए कौशल जो विकास है उसके लिए एक बेहतर विकल्प उपलब्ध करवाओ। यही है ज़्यादातर योजनाओं का उद्देश्य। ठीक है मेरे प्यारे भाई बहनों, अब अपन जान लेते हैं आरकेट के बारे में कि आरकेट क्या है। तो दोस्तों आरकेट का मतलब है राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। ठीक है, एडवांस टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है इसको खोलने का, तो जो लोग स्नातक हो चुके हैं तकनीकी शिक्षा के अंदर, बीटेक, BE, BCom जो है आपका, BCA, इस तरह की चीज़ें जो कर चुके हैं लोग, उनको क्या करना है, उनके माध्यम से रोजगार के लिए अधिक कुशल बनाना है, अधिक रोजगार परक बनाना है। क्योंकि इन लोगों को पता है कि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट अपने 4 साल के इंजीनियरिंग कैरियर में इंजीनियरिंग को छोड़ के सब कुछ करते हैं। ठीक है, अब अपन चलते हैं थोड़ा और आगे। तो दोस्तों इसके प्रमुख बिंदु क्या है, इसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या है उसके बारे में देख लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। तो ये क्या करेगा, यह स्नातक युवाओं को जो BE हो, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बीटेक हो, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, BCA हो, MCA हो, MBA हो और MSc IT हो, इस तरह के लिए क्या करेगा, ये 1 सप्ताह से लेकर 6 महीने तक की अवधि का आधुनिक तकनीकों से संबंधित कार्यक्रम आयोजित करवाएगा। ठीक है, कितना, 1 महीने से 1 सप्ताह से लेकर 6 महीने, मतलब जो 4 साल में कुछ नहीं सीखा, 5 साल में कुछ नहीं सीखा, वो 1 सप्ताह में सीखेगा और 6 महीने में उसको सीख के पारंगत भी हो जाएगा। कमाल की बात है। इस सारी चीज़ों को आप कॉलेजों के अंदर लगाओ, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उनमें स्ट्रिक्टनेस लेके आए गवर्नमेंट, उनमें नियमों का, और इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं, इस तरह की चीज़ें हैं वो गवर्नमेंट के जो कॉलेजेज हैं उनके अंदर किया जाना चाहिए। प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज उनमें कंपलसरी करनी चाहिए इस चीज़ों को, तभी उनको मान्यता देनी चाहिए। लेकिन नहीं, नौटंकी कर लेते रहते हैं, नौटंकी शुरू हो जाती है। 1 सप्ताह में सीखेंगे जो लोग 4 साल में कुछ नहीं सीखते वो। ठीक है, इसके मतलब यहाँ पर भी क्या होगा, पैसे देके सर्टिफिकेट खरीदा जाएगा। लिख लो, मेरे से लिख के दे सकता हूँ। इसके माध्यम से युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सुरक्षा, मशीन लर्निंग इत्यादि उन्नत तकनीकी सिखाई जाएगी। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीज़ें 1 सप्ताह में सीखेंगे हम लोग। जय हो, भारत का उद्धार करेंगे। अब अपन देखते हैं अगला न्यूज आर्टिकल, अपना अगला क्या न्यूज आर्टिकल हो सकता है।
तो दोस्तों राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक की रिपोर्ट जारी की गई है 2021-22 की। अब इसका पोस्टमार्टम कौन करेगा? हम करेंगे सर। कैसे करोगे? राज्य ऊर्जा मतलब राज्य में राज्य की ऊर्जा दक्षता सूचकांक मतलब कौन सा राज्य ऊर्जा में दक्षता की श्रेणी में श्रेष्ठतम है। बस सीधी सीधी बात है। ठीक है, जारी कौन करता है? ऊर्जा दक्षता है तो दक्ष ऊर्जा वाला करेगा, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। ठीक है, अब सूचकांक के बारे में जान लेते हैं कि सूचकांक क्या कहता है, जो जारी हुआ है वो। तो दोस्तों यह सूचकांक जो है वो ऊर्जा कुशल अर्थव्यवस्था गठबंधन और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के सहयोग से बनाया गया है। दो संस्थाएं हैं, एक कौन सी है? ऊर्जा कुशल अर्थव्यवस्था गठबंधन, और कौन सा है? ऊर्जा दक्षता ब्यूरो। ये दो संस्थाएं, इनके नाम याद रखना। संस्थाओं के बारे में पढ़ने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इनके सहयोग से विकसित किया जा रहा है। यह 2021-22 से 50 राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के आधार पर जारी किया गया है। मतलब ऐसी 50 राष्ट्रीय प्राथमिकताएं हैं जिनको मतलब ऐसी ऊर्जा जो है संस्था या राज्य जो हमारे राष्ट्रीय स्तर पे, मैं आपको बताऊं साधारण शब्दों में समझाने का प्रयास करता हूं मैं आपको। जैसे हमारे राष्ट्रीय स्तर पे आवश्यकताएं हैं, 50 आवश्यकताएं हैं। अब कोई राज्य उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किस तरह से मेहनत कर रहा है, किस तरह से ऊर्जा का उपयोग कर रहा है, ऊर्जा का उत्पादन कर रहा है, उस चीज़ों को काउंट करके क्या किया है, उसके आधार पर क्या किया गया है, यह ऊर्जा दक्षता जो सूचकांक है उसको जारी किया गया है। इस सूचकांक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनकी ऊर्जा दक्षता प्रगति के आधार पर आकलन किया गया है कि भैया सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आ गए, अभी आ गए, अब ये बताओ ये वाली श्रेणी में किसने क्या काम किया, ये वाली श्रेणी में क्या काम किया। इस तरह से 50 जो आवश्यकताएं हैं, 50 जो श्रेणियाँ हैं, उनमें पूछा गया बारी बारी से। तो जो लोग बताते गए हमने ये किया, हमने वो किया, हमने वो किया, तो उसके आधार पर क्या किया गया, इनके श्रेणियाँ प्रदान की गई हैं। ठीक है, राज्यों को उनकी उपलब्धियों के आधार पर फ्रंट रनर मतलब सबसे आगे, अचीवर जिन्होंने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है, कंटेंडर मतलब प्रयास कर रहे हैं, और एस्पिरेंट मतलब इनसे कुछ होया जाए ना, बस आके बैठ गए थे, तो ये हम भी हैं भारत के अंदर। ठीक है, तो इस तरह की 4 श्रेणियों के अंदर रखा गया है। तो कंटेंडर और एस्पिरेंट श्रेणी का तो कोई मतलब ही नहीं है। कंटेंडर का मतलब तो प्रयास कर रहे हैं, तो थोड़े बहुत हो जाए, तो इनसे कुछ हुआ नहीं। एस्पिरेंट का मतलब है नाम लिख के चले गए। ठीक है, तो 2 श्रेणियां बची, उनमें अपन देख लेते हैं कौन कौन से राज्यों ने बाजी मारी है। ठीक, तो दोस्तों फ्रंट रनर जो हैं वो हैं जिन्होंने 60% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, वो आए हैं प्रथम श्रेणी में। तो प्रथम श्रेणी में है 5 राज्य हैं। पहला केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान। ये पांचों के पांचों फ्रंट में दौड़ रहे थे, सबसे आगे फ्रंट में दौड़ रहे थे। अब इनमें से पहला कौन था, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। सारे पांचों के पांचों फ्रंट रनर थे, उन्होंने सबने कोशिश की है उस सारी चीज़ों को प्राप्त करने की। अचीवर जो 50 से 60% के बीच में थे, इनमें असम, हरियाणा, महाराष्ट्र और पंजाब, ये 4 राज्य थे। तो दोस्तों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ने सर्वाधिक सुधार किया है। मतलब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश पहली श्रेणी में आ गए। पिछली बार इनका कोई नाम और निशान नहीं था दोनों ही श्रेणियों में। तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ने क्या किया है, सर्वाधिक सुधार किया है। तो दोस्तों आज का हमारा न्यूज़ आर्टिकल का डिस्कशन यहीं पर होता है समाप्त। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में अच्छे से आया होगा। और दोस्तों यदि आया हो तो आप फिर से चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने मित्रों को बताओ, दोस्तों को बताओ। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में नई खबरों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।